हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 2 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो लगातार मिलती रहे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री, हाँ जी, पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। हाँ जी, पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हमको बताना है। तो इसके ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी या नासा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी। हाँ जी, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले शारीरिक रूप से असक्षम अंतरिक्ष यात्री, शारीरिक रूप से असक्षम या अंतरिक्ष यात्री यानी कि विकलांग यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, ईएसए यानी कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक कई पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया हुआ है। कई पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अपने एक 22 सदस्यीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अपने एक 22 सदस्यीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 10 वार्षिक भर्ती कॉल को 22,000 आवेदन प्राप्त होने के बाद बंद कर दिया है। हाँ जी, 22,000 आवेदन इनको प्राप्त हो गए थे, उसके बाद ये जो भी इनकी जो भर्ती कॉल थी उसको उन्होंने बंद कर दिया है। इस एजेंसी ने कहा कि वह लिंग संतुलन पर काम करेगी। वो क्या करेगी? लिंग संतुलन पर काम करेगी, क्योंकि उसे 24% महिला आवेदक ही मिले। क्योंकि उन्होंने खाली जो 22,000 है उनमें से खाली 24% ही महिला आवेदक मिले हैं। वो चाहते हैं कि इस लिंग संतुलन को संतुलित करें, यानी कि वो जो पुरुष है या महिला है उनकी जो संख्या है वो बराबर रहे आवेदन करने वालों की। यूरोप स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस। हाँ जी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यूरोप स्पेस एजेंसी का, ईएसए का। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 30 मई 1975 यूरोप में हुई थी। हाँ जी, इसकी स्थापना 30 मई 1975 यूरोप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो बजट है वो 649 करोड़ यूरो है। हाँ जी, यूरोप 649 करोड़ यूरो। इसके जो सीईओ है लेटेस्ट में जॉनन डिचरिच वार्नर। हाँ जी, जॉनन डिचरिच वार्नर है, जो 1 जुलाई 2015 को इसके सीईओ बनाए गए थे। इसके संस्थापक देश कौन से? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क देशों ने इसको मिलकर बनाया था, इसके जो फाउंडर्स है। और इसकी सहायक जो कंपनियां हैं वो है यूरोप स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। यूरोप स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? हाँ जी, भारत का एक पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। उस राज्य का नाम हमको बताना है। इसके ऑप्शन है केरल, गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, गोवा। हाँ जी, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। हाँ जी, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये चीज भी हमें याद रखनी है। उस गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्य में पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया। हाँ जी, गोवा में पिछले 3 सालों से रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने प्रकाश डाला कि गोवा ने कुत्तों में रेबीज के खिलाफ 5,40,593 टीकाकरण हासिल किया है। हाँ जी, रेबीज के खिलाफ उन्होंने 5,40,593 टीकाकरण किया है। राज्य ने लगभग 1 लाख लोगों को कुत्ते काटे जाने की रोकथाम के बारे में शिक्षित किया है। हाँ जी, 1 लाख लोगों को कुत्ते काटे जाने की रोकथाम के बारे में लोगों को बताया है। और 24 घंटे रेबीज निगरानी स्थापित की है, जिसमें कुत्तों के काटने वाले पीड़ितों के लिए एक आपातकालीन हॉटलाइन और त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल है। हाँ जी, जिसको कुत्ते काट दे उनके लिए आपातकालीन हॉटलाइन लाइन चालू है और प्रतिक्रिया टीम हमेशा 24 घंटे वो देख रेख करती रहती है इसकी। रेबीज को नियंत्रित करने का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया जा रहा है। हाँ जी, एक मिशन रेबीज परियोजना द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, रेबीज पर नियंत्रण करने का। मिशन रेबीज, हाँ जी, मिशन रेबीज क्या है वो देख लेते हैं। ये एक चैरिटी है। ये क्या है? एक चैरिटी है जिसे शुरू में वर्ल्ड वाइड वेनेटरी सर्विसेज द्वारा
स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विस द्वारा स्थापित किया गया था। ये यूनाइटेड किंगडम ये कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में एक चैरिटी समूह है। ये क्या है? चैरिटी समूह है जो जानवरों की सहायता करता है। ये क्या करता है? जानवरों की सहायता करता है। मिशन रेबीज वन हेल्थ अप्रोच के साथ काम करता है। मिशन जो रेबीज है वो वन हेल्थ अप्रोच के साथ काम करता है। जो कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को खत्म करने के लिए जो कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को खत्म करने के लिए अनुसंधान द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? अनुसंधान द्वारा संचालित है। इसे सितंबर 2013 में भारत में रेबीज के खिलाफ 50,000 कुत्तों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हाँ, जिसे भारत में सितंबर 2013 में स्टार्ट किया गया था। 50,000 कुत्तों को टीका लगाने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। रेबीज के कारण सालाना 59,000 लोगों की मौत हो जाती है। हाँ जी, रेबीज के कारण साल में 59,000 लोगों की मौत हो जाती है। मिशन रेबीज टीमों ने 2013 में 9,68,287 कुत्तों का टीकाकरण किया है। हाँ जी, रेबीज टीम है, उन्होंने 2013 में 9,68,287 कुत्तों का टीकाकरण किया है। इस संगठन ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड, राजस्थान और असम जिलों में काम किया हुआ है। अब रेबीज है क्या, ये भी पता होना चाहिए। WHO के अनुसार रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी। क्या है? वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। WHO के अनुसार रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है जो लगभग 150 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। कम से कम ये 150 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है WHO के अनुसार। मनुष्य में रेबीज संक्रमण के 99% योगदान के लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं। हाँ जी, जो मनुष्य में रेबीज होता है उसके लिए 99% कुत्ते ही जिम्मेदार हैं। एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में कुत्ते के काटने के बाद स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के बारे में कम जागरूकता। हाँ जी, एशिया और अफ्रीका के देशों में क्या होता है? कुत्ते के काटने के बाद जो उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है उनके बारे में लोगों को कम जागरूकता है। इसी वजह से हर साल 55,000 लोगों की जान चली जाती है। भारत रेबीज के लिए स्थानीय कमारी वाला देश है। क्या है? स्थानीय कमारी वाला देश, जहाँ दुनिया के 36% मौतों का बोझ। हाँ जी, रेबीज से जो भी मौत होती है 36% बोझ भारत पर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन, कौन सा मिशन? गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की? प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन। इसके ऑप्शन अगस्त 2021, मार्च 2022, दिसंबर 2021 या जून 2022। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, दिसंबर 2021। हाँ जी, दिसंबर 2021 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित, किसके द्वारा? मानव रहित गगनयान मिशन का परिक्षेपण दिसंबर 2021 तक किए जाने की घोषणा की है। यह प्रक्षेपण पहले वर्ष 2020 में होना था। हाँ जी, जो पहले प्रक्षेपण होता था वो दिसंबर 2020 में होना था। इस मानव रहित गगनयान मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा। जो भी मानव रहित गगन मिशन है, गगनयान मिशन, इसके बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इसके बाद फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार और किसके संस्थापक संपादक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार, क्या? ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टाटा ग्रुप, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप या केनरा बैंक? तो दोस्तों इसका आंसर है बी। हाँ जी, पी साईनाथ जी पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक है। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संपादक पी साईनाथ, क्या नाम है? पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। वो भारत में जो खेती करते हैं लोग, वो उन गरीब लोगों की वो आवाज उठाते हैं। उनके साथ ही 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। हाँ जी, पी साईनाथ के साथ 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। इस फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस पुरस्कार की साल 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। फुकुओका पुरस्कार ये किसका है? जापान में फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। कब स्टार्टिंग की गई थी? 1990 में।
इसका उद्देश्य है एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को, जो एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति है उसको संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम को करने वाले लोग, जो इसको संरक्षित और प्रोत्साहित करने के जो लोग इन ये काम करते हैं उसको सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का, और संस्थाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता, उन लोगों को या संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है जो यहाँ की एशिया की जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने और उसको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। अब तक किस किस को यहाँ पे मिल चुका है? पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दिया? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से देश के लिए राहत पैकेज के एक घोषणा की है। वो कितने करोड़ रुपए का वो हमें बताना है। ऑप्शन है 2.28 लाख करोड़ रुपए, 4.28 लाख करोड़ रुपए, 3.28 लाख करोड़ रुपए या 6.28 लाख करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 6.28 लाख करोड़। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने हाल ही में 6.28 लाख करोड़ के रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए जरूरी फैसले लिए गए हैं। हाँ जी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के साथ साथ पावर और टेलीकॉम जो सेक्टर है उनके लिए जरूरी फैसले लिए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन हाईवे पर गांव तक पहुंचाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाँ जी, केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई के प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? इसके ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, प्रज्ञान ओझा, रविंद्र जडेजा। हाँ जी, बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए एक भारतीय स्पिनर और महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है। तो उस खिलाड़ी का नाम बताना है। इसका ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, प्रज्ञान ओझा या रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, आर अश्विन। हाँ जी, आर अश्विन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय स्पिनर आर अश्विन और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है। जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के नाम की सिफारिश की गई है। हाँ जी, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए किस किस को? शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के नाम की सिफारिश की गई है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सबको पता है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन राहुल सचदेवा, अतुल अग्निहोत्री, अतुल कश्यप या राकेश कश्यप। तो दोस्तों इसका आंसर है अतुल कश्यप। हाँ जी, जो बाइडेन ने भारत में अमेरिका का राजदूत अतुल कश्यप जी को नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। अतुल कश्यप भारत और अमेरिका संबंधों के विशेष जानकार है। वो जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनके वो विशेष जानकार है अतुल कश्यप जी, और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा दे चुके हैं, और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामले जो थे उनमें सेवा दे चुके हैं। कश्यप की नियुक्ति से महामारी के बीच भारत और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी। कश्यप की नियुक्ति से जो महामारी के बीच भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वे पहले भी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में सेवाएं दे चुके हैं। उससे ये पहले भी जो दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास वहाँ पर ये अपनी सेवा सर्विस दे चुके हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? हाँ जी, केंद्र सरकार ने एक देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है चीन, भूटान, रूस, जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भूटान। हाँ जी, केंद्र सरकार ने भूटान से बिना लाइसेंस के 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना लाइसेंस आलू आयात को अनुमति दी है। सरकार के इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो आलू की घरेलू आपूर्ति है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक लाइसेंस के आयात की अनुमति थी।
पहले 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी। भारत ने इसे 2020-21 में 24.17 लाख रुपए के आलू का आयात किया है। हाँ, 24.17 लाख रुपए का आलू का आयात किया, जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख रुपए का आयात किया था। हाँ जी, 2021 और 21 में 24 लाख रुपए का आलू खरीदे थे, और जबकि 2019 और 20 में 10 लाख यानी कि 11 लाख के आसपास के आलू सरकार ने खरीदे थे भूटान से, वो बिना लाइसेंस के। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर उड़ीसा। हाँ जी, उड़ीसा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। यह उड़ीसा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है, जो महिलाओं में सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। किस पर? महिला के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। जो साझेदारी है वो 2023 तक प्रभावी रहेगी। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई है? हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, उसको अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ऑप्शन है थांबू मकेबी, कंगलेमा मोट लाथे, सिरिला रामाफोसा और जेकब जुमा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, जेकब जुमा। हाँ जी, जेकब दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई। कितने महीने? 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो को अदालत में जेकब जुमा पेश नहीं हुए थे। जो इसकी जांच कर रहे थे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो की अदालत में जेकब जुमा पेश नहीं हुए थे, उनको अदालत की अवमानना में ये सजा सुनाई। उन्होंने अदालत की अवमानना की थी, उसी की सजा उनको सुनाई गई है। जेकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। वो 2009 से लेके 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। सजा सुनने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं थे। जब भी उनको 15 महीने की सजा सुनाई थी, जब भी वो जेकब जुमा जी अदालत में उपस्थित नहीं थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।